तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डू हाओ जो कि डू फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर था, वो योंगफei से लड़ने के लिए आया था और वो योंगफei की ही 7 डेमोनिक ब्लेड टेक्निक की एक सस्ती कॉपी बनाकर लाया था, जिसे वो 7 हेवन टेक्निक कहता था। उसे लगा था कि शायद वो इस 7 हेवन टेक्निक के जरिए योंगफei को मार पाएगा, मगर योंगफei वहीं पर ही उसकी सारी की सारी हवा निकाल देता है और उसे अपनी 7 ब्लेड टेक्निक को जब शो करता है तो डू हाओ के भी पसीने छूट जाते हैं और वो योंगफei से बहुत ही बुरी तरह से मार खाता है, जिसके बाद योंगफei उसे मारने के लिए अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करता है और दोबारा से अपनी उस जायंट ब्लेड के साथ उसे मारने ही वाला होता है तो अचानक से हमें दिखाया जाता है एक बांसुरी वो फौरन से घूमते हुए आती है और डू हाओ के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाकर उस ब्लेड को रोकने की कोशिश करती है, मगर योंगफei की डेमोनिक ब्लेड वो इतनी ताकतवर होती है कि उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर टूटकर पूरी तरह से बिखर जाता है, जिसके बाद वो ब्लेड आकर जोर से हिट करती है, मगर इससे डू हाओ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि उस वॉरियर ने उसे पहले से ही वहां से निकाल लिया था। और योंगफei देखता है वहां पर एक वॉरियर एक फ्लाइंग सोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है और वो वॉरियर योंगफei से कहता है कि ये ट्रेजर हमारे लिए कोई खास कीमती नहीं है, हमारे सेक्ट को भी किसी और सेक्ट से ये ट्रेजर मिला था और यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो योंगफei उसे काफी गुस्से से घूर रहा होता है, जिस पर वो वॉरियर योंगफei को बताता है कि मैं ईस्टर्न डाओ सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि ईस्टर्न साइड का सबसे पावरफुल सेक्ट है। कहते हुए वो फौरन से अपनी मल्टीपल सोर्ड्स जनरेट कर लेता है और उनका रुख सीधा योंगफei की तरफ कर देता है। और वो वॉरियर योंगफei को ये भी बताता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे सेक्ट का एंसेस्टर जो कि हजारों सालों से आइसोलेशन में था, तुम्हारा नाम वो अब भी जानता है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डू फैमिली के साथ तुम्हारा क्या पंगा है, तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि ईस्टर्न साइड का नंबर 1 पावरफुल सेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डाओ सेक्ट है और आज हम उसे दोबारा से रिक्लेम करने के लिए आए हैं। मगर योंगफei उससे कहता है कितनी बदकिस्मती की बात है, तुम्हारा डाओ सेक्ट सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए मर रहा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए और कुछ भी नहीं, तुम लोगों को हेवन असेंशन या फिर अपनी फॉर्च्यून की कोई भी फिक्र नहीं है। मगर सामने वाला वो वॉरियर कहता है हम लोग बस एक ही बात जानते हैं, हमारी ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ वार के लिए है, इसीलिए ही हम लोगों ने अपने आप को क्योटेक वार सेक्ट कहलवाना शुरू किया है। ये सुनकर योंगफei कहता है अच्छा तो तुम क्योटेक वार सेक्ट से हो, तुम्हारा बिहेवियर देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम लोग सारी दुनिया से छुपे हुए क्यों हो। मगर इतने में डू हाओ जो कि उस वॉरियर के हाथों में लटका हुआ था वो कहता है कि मैंने कब कहा कि मैंने हार मान ली है और मैंने 5 डाउस ट्रुथ को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंस कर लिया है। मगर वो वॉरियर उसके सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देता है और योंगफei से कहता है कि अब तुम मेरे अपोनेंट हो। मगर इतने में वो वॉरियर जब पीछे पलटकर देखता है तो पीछे कोई और वॉरियर होता है और वो डोंग डोंग से अपने जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम टैंग यिन होता है और दूसरी तरफ योंगफei डोंग डोंग को वापस बुलाता है, मगर डोंग डोंग जैसे ही वो उस वॉरियर पर झपटने वाला होता है तो वो वॉरियर बाल बाल बचते हुए वहां से निकल जाता है। और डोंग डोंग देखता है कि योंगफei उसे बुला रहा है तो वो वापस से उसके पास चला जाता है और उसे वहां पर एक और लड़की भी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है। और पहले वाला वॉरियर वो खुद उस लड़की को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है रुवोलान ये यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पर डोंग डोंग वापस से योंगफei के पास आ जाता है, जबकि टैंग यिन वो फौरन से चेनफिंग के पास आता है तो चेनफिंग उनसे कहता है कि तुम दोनों होली लैंड सेक्ट के तो सक्सेसर्स हो और तुम लोग वेस्टर्न बैटल कॉन्टिनेंट में जाने वाले थे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर टैंग यिन उससे कहता है अब हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो वो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी है और ऊपर से वहाँ एक सबसे पावरफुल वॉरियर भी अवेकन हो चुका है। ये सुनकर योंगफei भी थोड़ा सा हैरान होता है, मगर टैंग यिन कहता है कि वो वॉरियर बिल्कुल इस डेमोनिक वॉरियर की तरह है। मगर यहाँ पर चेनफेंग वो फौरन से डू हाओ को फौरन टैंग यिन की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि इसे यहाँ से दूर ले जाओ, मैं बहुत ही लंबे टाइम से इस लड़के के साथ फाइट करना चाहता था, इसीलिए जाकर रुवोलान से कह दो कि मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे। जबकि दूसरी तरफ से डोंग डोंग जैसे ही ऊपर आने लगता है तो योंगफei कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत
करो, ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। तुम बस बाकी लोगों पर नजर रखो, क्योंकि वहाँ मौजूद वो लड़की इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। तो डोंग डोंग कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ये कहने के साथ वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ से ली चेन फेंग वो योंगफei से कहता है कि मैं यंगर जनरेशन में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ और आज तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। यूँ समझ लो कि मैं डू फैमिली की तरफ से तुम्हें मारूंगा। तो योंगफei कहता है अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम रैंक फर्स्ट में आ जाओगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए होती है। मगर चेन फेंग कहता है कि भले ही मेरे स्किल्स वो ज्यादा हाई तो नहीं है, मगर तुम्हें मारने के लिए ये काफी होंगे। इतना कहते ही वो एक पावरफुल ट्रेजर क्रिएट करता है जो कि असल में ब्लैक आयरन से बना हुआ एक स्पिनिंग ब्लेड व्हील होता है। और उसे वो जैसे ही थ्रो करता है तो योंगफei के वो बिल्कुल पास से होके गुजरता है। मगर योंगफei उसे बार बार डॉज करता है और वो व्हील बार बार उसके पीछे जाए जा रहा होता है और उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। मगर योंगफei किसी तरह उसे मैनेज कर रहा था। वो ब्लेड्स इतनी तेज होती है कि अगर योंगफei से टकरा जाती हैं तो उसका सर धड़ से अलग कर देंगी। हमें दिखाया जाता है कि योंगफei उसे अपने आप से दूर भी हटाता है तो भी वो ब्लेड वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ ली चेन फेंग उसे कंट्रोल कर रहा था। और योंगफei देखता है कि अगर वो उस ब्लेड को छोड़ देता है तो वो ब्लेड सीधा वहाँ लोंग फैमिली के पास चली जाएगी। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो उस ब्लेड को उछाल कर दूर फेंक देता है। मगर लोंग जी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि हम लोग योंगफei के ऊपर बोझ बन रहे हैं, हमारी वजह से वो फुल फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें फौरन से यहाँ से जाना होगा। तो उसका फादर भी कहता है कि अगर योंगफei इस फाइट में वीक पड़ जाता है या फिर वो इस फाइट में इन्हें नहीं हरा पाता तो हम अपनी पूरी आर्मी के साथ इनके साथ लाइफ बैटल लड़ेंगे। फिलहाल हमें उसके लिए यहाँ से पीछे हटना होगा। ये कहने के बाद वो सारे के सारे वहाँ से पीछे हटते हैं और लोंग जी कहती है मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर जीतेगा। जब लोंग फैमिली वहाँ से चली जाती है तो योंगफei देखता है कि वो ब्लेड दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो दोबारा से उस ब्लेड को डॉज करने की कोशिश करता है। जबकि डोंगफेंग उससे कहता है इस ट्रेजर को मैंने आज से 3 महीने पहले कुनलुन ब्लैक आयरन स्टील के साथ मर्ज किया था, इसीलिए तुम इसे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना कि तुम इसे तोड़ दोगे या फिर इसे पीछे धकेल पाओगे। ये बार बार तुम्हारा पीछा करेगा और तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम्हें ये मार नहीं देता। मगर योंगफei उस ब्लेड को डॉज करते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी सेल्फ कल्टीवेशन को ज्यादा इंप्रूव नहीं किया है, इसीलिए तुम इस ट्रेजर को अब इतनी अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पा रहे। ये कहने की देर थी कि अचानक से योंगफei अपनी डिमोनिक ब्लेड के साथ उस स्पिनिंग ब्लेड को इतनी जोर से हिट करता है कि वो स्पिनिंग ब्लेड वापस से उस चेन फेंग की तरफ आ रही होती है, जिसे वो फौरन से अपने सामने बैरियर बनाकर रोकता है और वापस से योंगफei की तरफ थ्रो कर देता है। मगर योंगफei अपनी डिमोनिक ब्लेड के साथ ऐसी एनर्जी वेव रिलीज करता है कि जो उस ट्रेजर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और योंगफei उससे कहता है तुमने माइंड एंड स्पिरिट को अच्छी तरह से कल्टीवेट किया ही नहीं है, इसीलिए जब ट्रेजर की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। देखो तुमने एक दिन में अपने 2 ट्रेजर्स गवा दिए। जिसके बाद वो वॉरियर कहता है कि भले ही मैंने एक दिन में 2 ट्रेजर्स गवाए हों, मगर उसके अलावा भी मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। ये कहने के साथ वो मल्टीपल सोर्स जनरेट कर लेता है और उन्हें बहुत ही तेजी के साथ योंगफei की तरफ थ्रो करता है। ये देखते ही योंगफei अपनी डिमोनिक ब्लेड निकालता है और उन सोर्स को डॉज करता है। जो सोर्ड उसके सामने आती है वो उसे ब्लॉक करके अपने आप से दूर हटाता है। इसी तरह पूरा ग्राउंड सोर्ड से भरता जा रहा होता है। मगर योंगफei वो बिल्कुल भी थकने वाला नहीं था, उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। ये देखकर वो चेन फेंग कहता है मैं कुछ ज्यादा ही वेपन्स पर रिलाई कर रहा हूँ। मैं अगर इसी तरह कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता रहा तो मेरा डिफेंस बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगा। मगर फाइनली अब मेरे पास यहाँ पर एरे फ्लैग फॉर्मेशन तैयार हो चुकी है। ये कहने के बाद वो नीचे पड़ी हुई सारी की सारी सोर्ड्स को दोबारा से अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए ऊपर उठा लेता है और उनकी एनर्जी को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं योंगफei उन सोर्ड्स के बीच में चारों तरफ से ब्लॉक हो चुका होता है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और रही सही कसर वहां पे मौजूद उस डूमेन ने पूरी कर दी थी, जिससे योंगफei के पास अब एक भी ऑप्शन नहीं बचा था कि वो किस तरह वहां से बाहर निकलेगा। ऊपर से उसकी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही थी। ये देखकर ली चेन फेंग वो कहता है कि
ब्लैक आयरन स्टील व्हील वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए यूज किया था। मेरी असली टेक्निक तो ये 36 सूट फॉर्मेशन है, जिसे मैं किंग लेवल की टेक्निक कहता हूँ। और योंगफै उसे कहता है, तुम बातें तो बहुत ही अच्छी कर रहे हो, मगर तुम्हारी एनर्जी क्या वो वाकई में इन सारी सोर्स को एक साथ कनेक्ट कर पाएगी? क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल वो अभी भी इतना हाई नहीं है। पर चेन फिंग कहता है कि तुम जो कहना चाहते हो कह दो, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं, मेरी 36 शॉर्ट फॉर्मेशन से आज तक कोई नहीं बच पाया। अगर तुम 6 रैंकिंग में होते तो भी तुम इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो योंगफै कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं देख रहा हूँ कि तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, मगर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे इस शॉर्ट फॉर्मेशन के कनेक्शन को ही कट ऑफ कर दूं? जिस पर ली चेनफिंग कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इतने में हमें दिखाया जाता है योंगफै जो कि खुद मूव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अपने माइंड के जरिए अपनी सोर्ड को कंट्रोल करता है और अपनी सोर्ड को बहुत ही तेजी से मूव करते हुए वहां मौजूद सोर्ड्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसकी डेमोनिक सोर्ड वो इतनी पावरफुल होती है कि वो वहां मौजूद नॉर्मल सोर्ड्स को काटते जा रही थी, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बैरियर ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन अब बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो अब योंगफै की बॉडी भी इजीली मूव कर पा रही थी, जबकि यहाँ पर ली चेनफिंग के तोते उड़े हुए होते हैं और वो कहता है, ये कैसे मुमकिन हो गया, मैं अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि उसकी अपनी बॉडी भी अब मूव नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे योंगफै ने उसकी ही फॉर्मेशन को रिवर्स कर दिया हो। योंगफै अपने एनर्जी ओरा के जरिए उस डोमेन को तोड़ देता है और फिर उससे बाहर निकलने के बाद अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है। इस अटैक से इतना जोर का धमाका होता है कि वहां मौजूद पूरा का पूरा बैरियर और साथ में वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन दोनों ही तितर बितर हो चुके होते हैं। और ली चेनफिंग ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो चुका होता है, मगर वो योंगफै से कहता है कि इतनी जल्दी खुश मत होना, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स बाकी हैं। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन वो इतनी सिंपल होगी? ये कहने के बाद वो दोबारा से वहां पर मल्टीपल स्वॉर्ड्स जनरेट कर लेता है और अपनी ऑल इन वन हेवन टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर मौजूद जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो सारे के सारी स्वॉर्ड्स एक जगह मिलकर एक बड़ी स्वॉर्ड क्रिएट करना शुरू कर देती है। ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और सीधा योंगफै के ऊपर मौजूद होती है। जैसे ही वो वॉरियर उस स्वॉर्ड को बनाकर कंप्लीट कर लेता है तो वो सीधा उसे योंगफै के ऊपर दे मारता है, मगर योंगफै भी उस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ था। वो उस स्वॉर्ड को जैसे आते देखता है तो वो अपनी डेमोनिक ब्लेड के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लेड को रोक लेता है। शुरू में दोनों तरफ से बिल्कुल खामोशी होती है और कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, मगर अचानक से हम देखते हैं योंगफै वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी वेव्स वो बहुत ही तेजी से उस स्वॉर्ड के साथ ऊपर की तरफ जा रही होती है और ली चेनफिंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, मगर योंगफै आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ाता जाता है कि वो स्वॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सारे की सारी डेमोनिक एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर हो चुकी होती है और उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उस वॉरियर को एक जोर का झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। जिसके बाद योंगफै उससे कहता है कि मैंने कुछ ही देर के अंदर तुम्हारे सारे ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है, मेरा क्योटिक बैटल सेट वो सिर्फ और सिर्फ वार के जरिए ही अपने डाओ फॉर्म को अचीव कर सकता है, इसलिए हमारी फाइटिंग स्पिरिट को इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो चैलेंज कर सके। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं? इतना कहने के साथ वो एक गोल्डन स्पिरिचुअल नेट उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। ये देखकर योंगफै कहता है कि ये लड़का मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसीलिए इसे निपटाना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ वो तेजी से ऊपर की तरफ जाते ही उस जाल के बीचों बीच से निकलकर सीधा उस लड़के के करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपनी ब्लेड से उस पे वार करता है तो सामने वो लड़की रूलान आ जाती है और वो अपने एक हाथ से ही उस ब्लेड अटैक को रोक लेती है। ये देखकर योंगफै भी हैरान हो जाता है कि इसने बगैर किसी वेपन के अपने हाथों से अटैक को रोका है, मगर अचानक से उस अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और वो लड़की फौरन से ली चेनफिंग को वहां से दूर हटाकर योंगफै के एक और अटैक से उसे बचा लेती है और फिर उसके स्पिरिचुअल नेट को भी वापस से अपनी तरफ समन कर लेती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल नेट फौरन से उसके पास आ जाता है और योंगफै
उस लड़की के बारे में कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और डोंग डोंग भी कहता है कि मैं तो इस लड़की को पकड़ने के चक्कर में कई मर्तबा ऑफ गार्ड हो गया था और इस लड़की ने मुझे अपने डाउ हार्ट से तकरीबन पकड़ ही लिया था। जिस पर योंग फे उससे कहता है, तुम्हारा कोई मसला नहीं, असल में उस लड़की की कल्टीवेशन काफी हाई है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। मगर योंग फे देखता है वो लड़की भी उसे घूर कर देख रही है और वो लड़की फिर फौरन से चेन फिंग से कहती है, तुम ये लड़ाई हार चुके हो और तुम्हारी इस हार की वजह से हमारी फैमिली रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए थी इस लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है। तुमने हमारे पूरे प्राइड को ही खत्म कर दिया है। वो योंग फे से कहती है कि मैं अपने सेक्ट की तरफ से तुमसे फाइट कर सकती हूँ और मैं ही वो हूँ जो कि तुम्हें बराबर की टक्कर दे सकती हूँ। तो योंग फे कहता है, क्या तुम भी इसकी ही फेलो डिसाइपल हो? तो रुओलान के बारे में ऐसी बात सुनते ही पीछे खड़ा हुआ ली चेन फिंग कहता है, ये अच्छा जोक है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? ये रुओलान है, ये हमारी यंगर जनरेशन में सबसे पावरफुल और नंबर 1 कल्टीवेटर है। जबकि रुओलान उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत लंबे टाइम से 5th लेवल के पीक पे आकर अटक गई है। अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ फाइट करने की वजह से मैं अपनी 6th रैंकिंग में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। ये सुनकर योंग फे उससे कहता है, लगता है तुम्हारा क्योटेक बैटल सेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका जानता है और वो सिर्फ लड़ना है। पर रुओलान कहती है, बेफिक्र हो जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सबसे पहले वहाँ नॉर्दर्न साइड की तरफ जाना है। वो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी है और वैसे भी तुम जब तक अपनी एनर्जी रिगेन कर लो तब तक मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। ये कहते ही जैसे ही वो जाने लगती है तो योंग फे उसे फिर से रुकने के लिए कहता है तो वो लड़की पीछे पलटती है। योंग फे उससे कहता है कि मुझे बताओ कि वो कौन है? तुम जिस वॉरियर के लिए उस कोल्ड प्लेस में जा रही हो वो जरूर तुम्हारा कोई जानने वाला होगा। जिस पर रुओलान उसे बताती है, वो शख्स जो कोई भी है वो पिछले 10,000 सालों से एक आइस कॉफिन के अंदर सो रहा था, मगर कुछ टाइम पहले ही उसकी अवेकनिंग हुई है। तो 10,000 सालों से सोने का सुनकर योंग फे के दिमाग में आता है कि 10,000 साल पहले एक ठंडी जगह पर मैं एक डाउ कल्टीवेटर से मिला था। क्या ये वाकई में वही है? इतने में उसे याद आता है कि आज से 10,000 साल पहले वो जब एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पर गया था जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वहां पर उसे अचानक से डोंगफेंग फैमिली का एक पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई दिया था। ये पावरफुल कल्टीवेटर सिर्फ और सिर्फ मुझसे फाइट करना चाहता था और शायद मेरी मौत उसी के हाथों लिखी थी। उसे देखते ही योंग फे पहचान गया था कि ये डोंगफेंग चेनमिंग है। चेनमिंग जब उसे देखता है तो उसे कहता है कि योंग फे, हमारे बीच में पर्सनल दुश्मनी कोई भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की लड़ाई है, इसीलिए मैं अपनी फैमिली की तरफ से तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद उन दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट होती है जिसमें योंग फे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो उस फाइट में बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे आखिरी लम्हे पर यूशिन दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि यूशिन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हमें फिर डोंगफेंग चेनमिंग की आवाज सुनाई देती है। चेनमिंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये विश पूरी कर दी। तुम सच में अपने सेक्ट के सबसे पावरफुल और जीनियस डिसाइपल थे, पर बदकिस्मती से शायद मेरे हाथों ही तुम्हारी मौत होनी थी। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, बदकिस्मती की बात ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट नहीं लड़ पाया। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद योंग फे कहता है, अच्छा तो वो पिछले 10,000 सालों से जिंदा है। और रुओलान भी बिल्कुल सरप्राइज होती है और योंग फे की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये है कि जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल सच है। वो बंदा जब होश में आया था तो उसके बाद भी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी कोमा में है, मगर जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना वो फौरन से होश में आ गया और उस टाइम से ये तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और उस टाइम से ही उसने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही योंग फे उनसे कहता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी उससे कुछ सवाल पूछने हैं। ये सुनने के बाद रुओलान फौरन से अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ वहां से जाने लगती है और वो अपने जूनियर को भी ले जा रही थी, मगर जाते हुए वो डोंग डोंग से कहती है, लिटिल फ्रेंड बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बस मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे मास्टर को मारने के बाद तुम्हें अपने
अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनते ही डोंग डोंग बहुत ही जोर से दहाड़ता है और फौरन से अपने छोटे बेबी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखते ही वो लड़की तो उसकी और भी ज्यादा दीवानी हो जाती है और कहती है, तुम तो अब और भी ज्यादा क्यूट लगने लगे हो, अब तो तुम्हें चाहने की मुझ में चाह और भी ज्यादा बढ़ गई है। मगर डोंग डोंग उस पर भड़कते हुए कहता है, मैं इस दुनिया का नंबर 1 डिवाइन ड्रैगन हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो योंगफे उसे रोकता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम उसके साथ जा रहे हो? तो वो फौरन से योंगफे के कंधे पर बैठ जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत ही मजे मजे के चिकन लेग पीस खाता तो हूँ, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और डोंग डोंग एक चिकन लेग पीस लेकर उसे खाने के लिए अच्छी जगह ढूंढता है। और वहां पर हम लोंग जी को देखते हैं जो कि असल में पेंटिंग बना रही थी और वहां पर योंगफे बैठा हुआ होता है। योंगफे उससे कहता है, क्या तुम मेरी ही पेंटिंग बना रही हो? तो लोंग जी कहती है कि नहीं, मैं तो असल में तुम्हारे बैकग्राउंड की तस्वीर बना रही हूँ। तो योंगफे कहता है, ऐसा है तो फिर तुम्हारे ड्राइंग स्किल्स मुझसे अच्छे होने चाहिए। मगर जैसे ही वो उसके ड्राइंग स्किल्स को जाकर देखता है तो वो कहता है, 10 में से सिर्फ 1 नंबर दूंगा। मगर वो लड़की कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा साथ दिया। मगर साथ में वो अपनी खूबसूरती को भी नोटिस कराना चाहती थी, इसीलिए वो योंगफे से कहती है कि तुम्हारी आंखों में मट्टी चली गई है। तो योंगफे समझ जाता है वो क्या कह रही है, जिस पर वो लोंग जी की तारीफ करता है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो, तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार हो गई हैं। तो लोंग जी कहती है, पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल घर में अकेली हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई काम नहीं था, तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूं। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये कहते ही वो जैसे ही उस ड्राइंग से दूर हटती है तो योंगफे फौरन से एक ब्रश उठाता है और अपनी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। और लोंग जी कहती है, सबसे पहले तो डू फैमिली हमारे पीछे पड़ी थी, अब तो डाउ फैमिली भी उनके साथ आ गई है। पता नहीं इस दुनिया में और कितनी हिडन फोर्सेस मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया से छुपी हुई है। वो सब के सब लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि वो सब कहीं घात लगाए बैठे हैं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो योंगफे कहता है, भले ही वो लोग काफी खतरनाक है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग मेरी पावर कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं। एक दिन यही लोग हैं जो कि मुझे 6 रैंकिंग तक पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद लोंग जी कहती है, अगर तुम 6 रैंकिंग तक पहुंच जाते हो और ट्रू मार्शल कल्टीवेशन तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब है फिर उसके बाद हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और मेरी लोंग फैमिली इस वक्त पूरी तैयारी कर रही है ताकि हम लोग आने वाले डिजास्टर से अपने आप को बचा सके। क्या तुम इसमें हमारा साथ देने की कोशिश करोगे? ये कहने के बाद वो उसकी तरफ आकर उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर अचानक वो उसकी ड्राइंग देखती है तो वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर योंगफे ने यूशिन की ड्राइंग बनाई होती है, जिस पर वो लड़की समझ जाती है कि योंगफे इसे पसंद करता है। और डोंग डोंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या तुमने फिर से यूशिन को ड्रॉ किया है? वैसे भी उसे देखे हुए मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है। ये कहने के बाद वो उस ड्राइंग को आकर देखता है तो लोंग जी कहती है, लगता है तुम लोग यूशिन को काफी ज्यादा मिस कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा लगा? क्या उससे तुम्हारा पेट भर गया है? तो डोंग डोंग खाने की तारीफ करना शुरू कर देता है और कहता है, यहाँ मौजूद खाना तो सच में काफी लाजवाब है, मैं यहाँ पर दोबारा जरूर आना चाहूंगा। यहाँ का खाना टेस्ट करके मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मगर लोंग जी फिर योंगफे से कहती है, अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम्हें कहीं जाना है क्या? तो योंगफे कहता है कि मुझे कहीं जाना तो है, जिस पर वो लड़की कहती है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुमने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारी नेक्स्ट जर्नी वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो। मेरी लोंग फैमिली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब भी आना चाहो आ सकते हो। जिस पर योंगफे उससे कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो फौरन से डोंग डोंग के साथ वहाँ से उड़ते हुए सीधा बाहर की तरफ चला जाता है और पीछे पलटकर लोंग जी की तरफ देखता है तो लोंग जी उसे जाता देखकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। मगर वो अपने फादर से कहती है कि हमें अब योंगफे के बगैर ही अपना सब कुछ तैयार करना होगा। दूसरी तरफ डोंग डोंग वो योंगफे से कहता है, अब हमें कहाँ जाना है? जिस पर योंगफे कहता है, अब हम 100 फ्लावर वैली जाएंगे, यानी कि यूशिन के पास। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।